नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली दंगों की। दिल्ली में जहांगीरपुरी चूँकि मुखर्जी नगर के बिल्कुल बगल में ही है, इसलिए जहांगीरपुरी के बारे में मुझे बड़े अच्छे से जानकारी है। जहांगीरपुरी में एक और बड़ी घटना हुई थी। वो घटना ये थी कि जब मुखर्जी नगर की कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो रहे थे या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहांगीरपुरी की तरफ शिफ्ट हुए थे, ये सोचकर कि जहांगीरपुरी सस्ता है, बगल में ही लगा हुआ है। लेकिन जहांगीरपुरी में उनको जो रोना पड़ा, वो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ और भी सोचना पड़ा होगा। लेकिन बात यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि मोटा भाई ने अभी जो एक्शन, कल ही दंगा हुआ, परसों दंगा हुआ, उसके बाद कल सीसीटीवी खंगाले गए और कल भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, आज भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार मुखर्जी नगर जहांगीरपुरी पर लगातार इस समय पुलिस, फॉरेंसिक, मतलब जो आइडियल सिचुएशन हो सकती है वो हो रही है। फॉरेंसिक साथ में है, पुलिस साथ में है, सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बलों की जहां ज़रूरत पड़ती है कि कहीं दंगे ना हो जाए, कहीं ऊपर से पथराव ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए, वो सब कुछ एक साथ वहां पर चल रहा है। ये सब कुछ एक साथ चलने का क्या कारण हो सकता है? कारण ये है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 साल जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद जो योगी जी के मन में आया कि भाई अगर कुछ किया जा सकता है तो लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन कर लीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन कर लेती है सरकार तो कोई रिलीजियस उन्माद नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि वो पहले से कुछ प्रिपरेशन करें, कुछ तैयारियां करें, कुछ डिस्टर्बेंस करें, लेकिन उसके बाद जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूएपीए लगाया था और यूएपीए लगाकर दंगाइयों से ही हमले, जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई दंगाइयों से करवाई, जो कुछ भी घटना हुई उनमें पैसा उन्हीं से वसूला और उनको जेल भी भेजा। यानी कि जिस दंगाई ने जो नुकसान किया है उसका पेमेंट वो करेगा, उसकी भरपाई वो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने पेमेंट की भरपाई कर दी तो फिर उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाते समय सिद्ध कर दिया। अब मैंने एक अखंड भारत को लेकर 2-3 दिन पहले जब पूजनीय सरसंघ चालक मणिमोहन जी भागवत ने स्टेटमेंट दे दिया था कुछ अखंड भारत को लेकर या संपूर्ण भारत को लेकर, उस स्टेटमेंट को लेकर अफरा तफरी खूब चल रही थी और खूब चल रही थी अफरा तफरी। उस अफरा तफरी को लेकर मैंने ये बताया कि भाई कैसे एंशंट भारत से मतलब है कि कैसे मगध शासन में, मगध के दौरान यानी कि मौर्य वंश के दौरान, फिर उसके बाद गुप्त वंश के दौरान, फिर गुप्तों के बाद ललितादित्य कश्मीर का शासक हुआ, उसने, और ललितादित्य के बाद फिर मुसलमान आए, मुसलमानों के बाद फिर मराठे, मराठों के बाद फिर अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद हम फिर स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होते समय भारत कितने हिस्सों में बंटकर गया था और कितने बार भारत कई एक राज्यों में विखंडित हुआ, और विखंडित होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बैठा और उसने भारत को एक कर दिया। ये मैंने बताने की कोशिश की थी। लेकिन साहब, हिंदू समाज जो हिंदुस्तान का, मैं उसको कहूँ कि फेल्योर या बुझा हुआ हिंदू, जिसमें महाराणा प्रताप की तेजी नहीं है, जिसमें शिवाजी महाराज की सोच नहीं है, जिसमें ललितादित्य का बृहत्तर भारत नहीं है, जिसमें समुद्रगुप्त का बड़ा विजन नहीं है कि समुद्रगुप्त ने कैसे हिंदुस्तान को फतेह किया होगा, जिसमें स्कंदगुप्त जैसी सोचने की शक्ति नहीं है, मन नहीं है कि वो हूणों को हरा सकता है, ऐसा हिंदू चूंकि 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, गुलामी उसके इनहेरिटेंस में आ चुकी है। 1000 वर्षों का मतलब अगर मैं मानकर चलूं तो लगभग 40 पीढ़ियों तक हिंदू समाज लड़ने वाले लड़ते रहे, लेकिन एक बड़ा समाज ऐसा आया जिसके मन पर गुलामी छा चुकी है, उसका उत्साह खत्म हो चुका है, उसके अंदर अब उत्साह नहीं बचा, उसके अंदर डर दिखता है। मेरे उस बयान के बाद इतना डर दिखा, लोगों ने कमेंट भर भर के किए। क्या कमेंट किए?
कि साहब पहले देश बचा लीजिए, पहले कश्मीर बचा लीजिए, पहले केरला बचा लीजिए, पहले इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए, फिर भारत को ही अक्षुण्ण रख लीजिए, भारत टूटने जा रहा है। फिर उन्होंने कहा बाद में इन 10 देशों को 9 देशों को मिलाइए। साथ में जो स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट साहब गजब गजब के थे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो वो इतना गदर कर देंगे जिसकी लिमिट नहीं है। आप सोच कर देखिए कि शिवाजी महाराज से ज़्यादा बुरी सिचुएशन है क्या आज? मुगलों का शासन जिस समय था, औरंगजेब का शासन जिस समय था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। अकबर का क्षुण्ण शासन हो चुका था, उस समय भी राणा लड़ रहे थे। औरंगजेब के बाद पेशवाओं ने हिंदुस्तान को फतेह किया है। और क्या ऐसा उस समय मुगलिया शासन से बड़ा शासन, मुगलिया शासन से ज़्यादा आज खतरनाक है क्या लोग? आप सोचकर देखो, मुगलिया शासन से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में इतनी गंदगी, इतनी नपुंसकता हिंदू समाज में देखने को मिल रही है। मैंने नहीं सोचा कि इतना ज़्यादा निकृष्टता से सोचने वाला समाज इस समय है। वो अपने करने का कुछ नहीं, वो सिर्फ एक बात पर कि साहब मोदी ऐसा कर दे, कि शाह वैसा कर दें, कि योगी जी वैसा कर दें, कि फोर्स वैसा कर दे। आप सोचो, हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो पुलिस प्रशासन 4 से 5 लाख और समाज 130 करोड़। 130 करोड़ समाज में 20 करोड़ समाज ऐसा है जिसके विषय में आप कहते हैं कि साहब उद्दंड है। उस 20 करोड़ समाज को क्या 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख पुलिस, 2 लाख पुलिस कंट्रोल कर सकती है? कर सकती है। वो आपके सहायक हो सकते हैं, आपकी सहायता कर सकती है, सरकार आपके साथ खड़ी हो सकती है, सरकार आपको बैकअप दे सकती है। लेकिन सरकार युद्ध लड़े, आपको पता है गुलाम क्यों हुए थे? भारत गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि भारत में आम जनता लड़ने को तैयार नहीं थी। लड़ेगा कौन? कि राजा लड़ेगा। मुगल या अफगानों ने हमला कर दिया, या मैं कहूं कि गुलामों ने हमला कर दिया। गुलाम वंश के हमले से राजा लड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा। राजा अगर मर जाएगा तो कहेंगे वीर गति को प्राप्त हुआ। जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, परिणाम ये निकला कि आप गुलाम हो गए। और इतनी लंबी गुलामी के बाद भी आज गुलामी दिमाग से नहीं निकल पा रही है। समस्या ये है भारत की, और कोई समस्या नहीं। दुश्मन की सक्रियता में कोई समस्या नहीं। दुश्मन की सक्रियता इतना नुकसान नहीं देती जितनी हिंदू समाज की, हिंदुस्तान के ओरिजिनल इनहेबिटेंट की निष्क्रियता समस्या है। एक 20 लाख, 20 करोड़ लोग 110 करोड़ लोगों के ऊपर भारी हो जाएंगे। आप सोचो कि किस प्रकार की मानसिकता भारत की आ चुकी है। जहां पर आदिल शाह की सल्तनत थी, कुतुब शाही जहां पर हुआ करती थी, मुगल शाही जहां पर हुआ करती थी, वहां पर शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना सामने आया हो और हिंदवी स्वराज लेकर वो चले हों और उन्होंने फतेह किया हो, उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की हो और दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज किया हो, दिल्ली की सल्तनत पर हमला किया हो, मुगल शाह को हराया, वो आदिल शाही सल्तनत को हराया हो, कुतुब शाही को हराया हो, फिर मुगल शाही को हराया हो, और हराने के बाद हिंदुस्तान पर फिर से मुगल शासन स्थापित, वो फिर से मुगल शासन के खिलाफ हिंदवी स्वराज स्थापित किया हो। उससे पहले ललितादित्य, आप सोचो, ललितादित्य 9वीं शताब्दी में कश्मीर से उठकर पूरे हिंदुस्तान को फतेह करता है और यहां तक कि अरेबियन कंट्री को भी परेशान करता है, वहां के बहुत सारे इलाके जीत कर लाता है। कैसे रहे होंगे वो लोग? आप हिंदू हैं आज, इसलिए हिंदू हैं क्योंकि ये सब लड़े। तुम्हारी तरह अगर नपुंसक होते, तुम्हारी तरह अगर वो ऐसे होते कि साहब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और बांग्लादेश अंदर आ गया, पाकिस्तान अंदर आ गया, अफगानिस्तान अंदर आ गया, तो साहब यहाँ तो 60 करोड़ हो जाएंगे, 60 करोड़ वर्सेस 120 करोड़ हो जाएगा, 120 करोड़ और 60 करोड़ कैसे बैलेंस करेंगे? 120 करोड़ होने के बाद भी तो आप दोगुने रहेंगे। शासन आपका सहायक होगा, शासन की सहायता से आप हिंदुस्तान को अक्षुण्ण रख सकते हैं।
धर्म परिवर्तन, जिसको संप्रदाय परिवर्तन मैं कहूँ, मजहब परिवर्तन, हिंदुस्तान में मैंने उस दिन कहा था, उस पूरे लेक्चर को सुनिएगा, कम से कम 4 बार पूरे हिंदुस्तान का संप्रदाय परिवर्तन हुआ। सनातन से बदलकर बौद्ध हुआ, बौद्ध से बदलकर भागवत हुआ, भागवत से बदलकर इस्लाम आया, इस्लाम के बाद फिर ईसाई आया, और ईसाई जब यहाँ से गया तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के 2 टुकड़े छोड़कर गया, 562 रियासतें छोड़कर गया। उन 562 रियासतों में बड़ी तादाद में 100 से ऊपर रियासतें मुसलमानों की थीं, जिसमें मुसलमान बैठा हुआ था। कैसे किया होगा सरदार पटेल ने, कैसे लड़े होंगे सरदार पटेल, सोचने की बात है। दूसरी एक और बात, जो मोटा भाई कर रहे हैं इस समय, जैसे योगी जी ने जो किया है, योगी जी कानून का शासन लाना चाहते हैं, किसी के विरुद्ध नहीं है, वो कानून का शासन लाना चाहते हैं। कानून का शासन का मतलब ये हो गया कि आपका मजहब आपके घर में रहेगा और कानून उत्तर प्रदेश में शासन करेगा। उत्तर प्रदेश की रोड पर अगर उतरोगे तो मजहब घर में रखकर बाहर उतरोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। आप मजहब घर में रख कर आइए, बाहर रोड पर आएंगे तो फिर आप ये मान कर चलिए कि आप हिंदुस्तानी होंगे। आप ना मुसलमान होंगे, ना आप हिंदू होंगे, ना आप ईसाई होंगे, ना आप पारसी होंगे, ना आप यहूदी होंगे। कैसे? आप सोचकर देखो कि पूरे के पूरे खाड़ी में कैसे शासन किया होगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने पूरी खाड़ी को फतेह किया, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में मुगलों को फतेह किया, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम शासकों को उन्होंने फतेह किया, क्रूर शासकों को फतेह किया, पूरी खाड़ी को फतेह किया। पूरी खाड़ी से जब वो गए हैं तो 50 देश बना कर गए हैं। कैसे उन्होंने खाड़ी पर शासन किया होगा? आप सोचिए कि खाड़ी पर कैसे शासन हुआ होगा, खाड़ी पर कैसे बैठे होंगे। खाड़ी में भी तो भाई सीरिया, लेबनान, सूडान और जो तमाम तरह के वो फिलिस्तीन में कुछ चलता रहता है, इनमें जितना आतंक रहा होगा, क्या उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कर पाए होंगे? क्या उससे ज़्यादा कट्टर मुसलमान हिंदुस्तान में रहे होंगे? क्या उससे ज़्यादा कट्टर मुसलमान आज भी हिंदुस्तान में हैं? नहीं ना। तो कैसे अंग्रेजों ने वहाँ इतने वर्षों तक शासन किया? कैसे? ये सोचने की बात है। कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर शासन किया, अमेरिका ने इराक पर शासन किया, ईरान पर उनकी कुदृष्टि है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री आज अमेरिका के मातहत उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। कैसे? जो आपको डर लगता है, और आपके यहाँ का मुसलमान तो एक्चुअली मुसलमान नहीं है, उसकी घर वापसी हो सकती है। जैसे भारत में मैंने कहा कि बुद्धिज्म एक समय पर 100% आ गया, वो वापसी आई। एक समय पर वैष्णव हो गया, वो वापसी आई। एक समय पर मुसलमान शासक बैठ गया, पूरे मुसलमान हो गए, वो वापस आई। एक समय पर 46% ईसाई बना दिए ईसाइयों ने, वो वापसी आई। इसलिए घर वापसी भारत में संभव है, और भारत में घर वापसी तभी हो पाएगी जब इकोनॉमिकली भारत स्ट्रांग खड़ा हो जाए। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग खड़ा होने के बाद जो मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान की भरतखंड की ओरिजिनल भूमि, यानी कि वो आर्क जो हिमालय से होकर जाती है, वो पूरी आर्क के अंदर आने वाले 10 देश, आज तो 10 ही है ना, जिस समय यहाँ से अंग्रेज गया था, अंग्रेज 562 और ये 10 इतना छोड़कर गया था, और ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और बाकी 562 रियासतें इसके अतिरिक्त हैं, और 10 बड़ी रियासतें हैं जिनको आप आज 10 कंट्री कह रहे हैं, 9 कंट्री कह रहे हैं। तो क्या 562 को अगर एकीकृत किया जा सकता है तो बाकी के बचे 9 का मतलब है नेपाल, 9 का मतलब है बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, 9 का मतलब है भूटान, 9 का मतलब है श्रीलंका, 9 का मतलब है तिब्बत, अभी हम मानकर चलें तिब्बत पाना थोड़ा दूर है, 9 का मतलब है अफगानिस्तान, 9 का मतलब पाकिस्तान, 9 का मतलब बांग्लादेश, और हिंदुस्तान आज का। कितना मुश्किल काम है भाई। हिंदुस्तान के 20% बाकी हैं, सब 30% में बाकी हैं।
अगर हम 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हैं तो टोटल 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इनका बनता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें सबसे बड़े हैं। बाकी 6.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अफगानिस्तान है, बहुत छोटा सा। वर्मा 6.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं। केवल बड़े कंट्रियों में, बड़े खित्तों में पाकिस्तान है जो लगभग 9.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। बांग्लादेश है जो लगभग 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो अभी आपके पास बचा है उससे छोटा बांग्लादेश है। पाकिस्तान जरूर 9.25 लाख किलोमीटर का है। 7.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का डबल अफगानिस्तान है। क्या अब आप उनको मिलाकर एक देश नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके अभी दिल्ली में जो इस समय चल रहा है, मोटा भाई जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जिस प्रकार से अब लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का जिम्मा लिया है और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है, वो दिखाता है अगर आप ऐसे ही पूरे देश में तुरंत कार्रवाई करें, आज घटना हो और घटना के 2 दिन के अंदर आप सबकी गिरफ्तारियां कर लीजिए, उनको जेल भेज दीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आप देखिए, और उनसे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी उनसे, उनके परिवारों से करवाइए। अभी देखिए, हिंदुस्तान में दंगा करने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे खाड़ी में जब अंग्रेजों का कब्जा था उस समय सोचना पड़ता था। भाई घर वापसी, डीएनए एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है, घर वापसी हो सकती। उतने कट्टर मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं जितने कट्टर मुसलमान खाड़ी में हुआ करते हैं। हो सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन हिंदू मानसिकता को ये जोहान फस्तकिया चूतियापंथी की बातें उतनी देर से बेवकूफ़ी की बातें लिख रहे हैं। बीजेपी इज स्पॉन्सरिंग जिहादी मदरसा। अरे भाई, तुम क्या स्पॉन्सर करना चाहते हो? तुम क्या इसमें जो बकवास लिख रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने कुछ किया है क्या? आज एक झंडा भी उठाया? तुम मुसलमान हो, तुम देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग हो, देश के लिए गलत सोचने वाले। देश की जनता जिस समय सोच रही है कि आज बीजेपी शासन में दंगे नहीं हो रहे हैं, वो तुम उस पर और प्रश्न लगा रहे हो। क्या कमाल की बात है। ये बुज़दिल हिंदुओं का वो है। हाँ, ये बात आपने कही, जोहान की मुस्लिम रिवर्ट नहीं हो सकता, ये तुम्हारी मानसिकता है, तुम ऐसे हो, लेकिन हिंदुस्तान गवाह है कि वापस हुए हैं। आप करके तो देखिए। हिंदुस्तान को फिर से एक करना है, हिंदुस्तान को फिर से फतेह करना है, हिंदुस्तान को फिर से एक बनाना है, हिंदुस्तान को फिर भरतखंड बनाना है, तो कम से कम दिमाग से कच्ची वो निकाल दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।